परम वंदनीय मां शारदा, यहाँ पर उपस्थित मेरी जानकारी के हिसाब से न केवल उत्तर भारत में बल्कि समस्त भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म, संस्कृति, दर्शन, फिलॉसफी, विज्ञान, किसी भी टॉपिक को आप ले लें, उसमें अत्यंत उत्तम ज्ञान और उसको उतने ही उत्तम तरीके से वाक क्षमता के माध्यम से जिनके वाणी में साक्षात मां सरस्वती का वास है, ऐसे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी, मुझे अत्यंत खुशी हो रही है ये कहने में कि आज बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के पश्चात भी स्वामी जी सवेरे 6 बजे दिल्ली से मेरे आग्रह पर, मेरे अनुरोध पर, मेरी प्रार्थना पर उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और वो दिल्ली से सीधा यहाँ पर आए। रास्ते में मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि वो मेरे घर रुक करके अगर फ्रेश होना चाहे तो फ्रेश हो लें। बिल्कुल देहरादून रोड पे ही मेरा घर है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सीधे कार्यक्रम में आऊंगा। ये उनकी इस निष्ठा का परिचायक है। मंच पर उपस्थित कमिश्नर साहब, एसएसपी साहब, अन्य अधिकारीगण, श्री भव्य जैन जी जो आशा स्कूल मॉडर्न इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल को चलाते हैं, और मेरे पास जैसे ही वो इस टॉपिक को लेकर के आए, मैंने उनसे कहा कि इसके लिए इससे अच्छा वक्ता कोई आपको मिल नहीं सकता है। वहीं से मैंने फोन पे बात की। स्वामी जी ने कहा कि आलोक जी, आप कह रहे हैं, मैं बहुत व्यस्त हूं लेकिन आऊंगा जरूर, चाहे 2 घंटे के लिए आऊं। कर्नल रावत जी, श्री त्रिलोकी चंद्र जी, अभिषेक कृष्णार्थी जी, आईएमए के उपस्थित डॉक्टर, अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से आए हुए व्यक्तिगण, व्यापार बंधु से उपस्थित लोग, मीडिया के हमारे महानुभाव जिनका सम्मान अभी स्वामी जी मन से करेंगे। विशेष रूप से मैं दूरदर्शन को भी बताना चाहूंगा क्योंकि आज की इस समस्त कार्यक्रम का टेलीकास्ट दूरदर्शन ज्ञान दर्शन के माध्यम से भी कल या परसों में होगा। अन्य समस्त कॉलेजेस से यहाँ पर उपस्थित टीचर्स, मेरी जानकारी के हिसाब से आसपास के लगभग 5 जिलों से यहाँ पर 400-500 की संख्या में शिक्षकगण उपस्थित हैं, और जो केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी और समाजशास्त्र के टीचर हैं। यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, इन सभी लोगों का मैं मां शाकंभरी देवी के इस पवित्र स्थान पर और सूफी संत शाह नूर के जन्म स्थान पर स्वागत करता हूं। काजी नदीम भी यहां बैठे हैं। ये कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल प्रेस्टीज, इसके साथ आज का यूथ अपने आप को डिस्कनेक्ट क्यों महसूस कर रहा है, इस टॉपिक पर ये जो एक शानदार प्रस्तुति आशा मॉडर्न स्कूल की तरफ से हुई है, सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे हुए अन्य प्रिंसिपल्स जो स्कूलों से आए हैं उनको भी ये प्रेरित करना चाहूंगा कि ऐसे टॉपिक को लेकर के वो बारंबार ऐसे सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन करें। जो भी प्रशासन की तरफ से मेरी हेल्प होने की आवश्यकता होगी मैं जरूर करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें, जैसा कि अभी अन्य लोगों ने बताया, कि आज का यूथ एक सैंडविच बना है, डिस्कनेक्ट है। हमारी कल्चरल हेरिटेज इतनी महान है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना उज्जवल है, लेकिन वो उसको जानता नहीं है, और उसके साथ ना जानने के चलते वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं, पश्चिमीकरण की तरफ जो आंख बंद करके दौड़ रहा है, उससे जो भारत की भावी पीढ़ी है और जो राष्ट्रीय गौरव है उसका भला नहीं होने वाला है। केवल कुछ लोग ही ऐसे हैं जिन चीजों को जानते हैं, समझते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी भारत के राष्ट्र कवि की उपाधि उनको दी गई। भारत भारती नाम की बहुत सुंदर उन्होंने एक कविता रची है। वो कविता 1-2 लाइन की नहीं है, 1-2 पैराग्राफ की नहीं है, एक पूरी पुस्तक है। कम से कम 100-150 पेज की एक कविता उन्होंने लिखी भारत भारती, और उसका एक टैग लाइन है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं अभी। हम पहले क्या थे, हमारी गौरवशाली परंपरा क्या थी, हम क्या हो गए हैं वर्तमान में, और गिरते 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 हम कहां तक जाएंगे। इन सारी समस्याओं को आज बैठ करके विचार करने का एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया है, और उसके लिए ऐसी गोष्ठियों की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने आग्रह किया कि इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा यूथ इसमें आ सके, उन यूथ को बुलाएं और उन टीचर्स को बुलाएं जिन टीचर्स की ये जवाबदारी है, समाजशास्त्र हो, इतिहास हो, कल्चर हो, जो ये पढ़ाते हैं और अपने आप को थोड़ा उपेक्षित महसूस करते हैं,
उन टीचर्स के सामने जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको तो रोजी रोटी ट्यूशन से भी मिल जाती है, लेकिन ऐसे टीचर्स को जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं, उनको लगता है कि उनके सामने भी एक यक्ष प्रश्न बड़ा विकराल मुंह करके खड़ा हो गया है, वो आगे करें तो क्या करें। तो मैत्री शरण गुप्त की ये जो पंक्ति है वो आज भी उतनी ही विचारणीय है, उतनी ही प्रासंगिक है, और उस पर हम लोग विचार करेंगे। और इससे अच्छा वक्ता और कौन मिलेगा कि आचार्य महामंडलेश्वर जी आज स्वयं यहां पर उपस्थित है। इन सब चीजों को समझने के लिए मित्रों 3-4 बिंदुओं में मैं अपनी बात 2-2 मिनट कहकर खत्म करने की कोशिश करूंगा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। कि हमारी जो सांस्कृतिक एकता थी वो कभी भी राज्य नियंत्रण में नहीं रही। आप उदाहरण देखिए, अपोलो का एक मंदिर ग्रीक में जब इन्वेडर्स ने तोड़ा तो पूरा का पूरा धर्म केवल 5 से 7 वर्षों में जो इतनी महान परंपरा थी वो खत्म हो गई। अपोलो के एक मंदिर के टूट जाने से पूरा का पूरा ग्रीक कल्चर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो अपोलो का मंदिर था और वो धर्म था, उस पर राज्य नियंत्रण था। जब इस्लाम का उदय हुआ, हजरत मोहम्मद साहब की डेथ 632 में हुई। 2 साल के अंदर ओमान और यमन पूर्ण रूप से इस्लामीकरण उनका हुआ। ईरान, इराक, बैजेंटाइन साम्राज्य जो था, ये सब आने वाले 100 सालों के अंदर अपनी प्राचीन जो भी उनकी सभ्यता थी, पर्शियन कल्चर बहुत महान कल्चर था। अगर आप इसके टेक्स्ट पढ़े पर्शियन कल्चर के, इसको खत्म होने में केवल 50 साल लगे। वही कल्चर हमारे यहां आता है, जब इस्लामिक कल्चर हमारे यहां आता है, भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे आता है, तो वो इंडो इस्लामिक कल्चर बनकर के सामने आता है। मिश्रण होता है, हिंदू और मुस्लिम सभ्यताओं का मिश्रण होता है। और आज आप सहारनपुर में आप देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, काजी साहब भी बैठे हैं, एक अच्छे संस्कृत के रूप में मिश्रण होकर आगे आता है। हम डोमिनेट नहीं होते हैं। और डोमिनेट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा जो कल्चर था वो राज्य नियंत्रित नहीं था। एक कैयट नाम का कवि हुआ, संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित। राजा ने जब सुना कि वो बहुत अच्छा पंडित है तो उसके यहां कुछ सोने की मुद्राएं भिजवाई। कैयट की पत्नी ने कहा कि कुछ राजा के लोग आए हैं पैसा देने के लिए, आपको दान देने के लिए। कैयट ने कहा उनसे कहो सीधे चुपचाप यहां से भाग जाएं। और जब वो चले गए तो अपनी पत्नी से कहा कि आज अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से निकल लो, क्योंकि राजा कल फिर आएगा और राजा खुद आएगा और मुझे पैसे नहीं लेने हैं। मेरी जो शैली है वो उन्मुक्त है, आबाद है, मुझे किसी नियंत्रण की जरूरत नहीं है। अगर वो मुझे अपने यहां रखेगा तो मेरी जो ये क्षमता है, मेरा जो संस्कार है वो कम हो जाएगा। राज्य नियंत्रण कहीं नहीं। हमारे यहां जब अटैक होता है तो सबसे पहले ग्रीक करते हैं, फिर हूण करते हैं, फिर यूनानी करते हैं, फिर शक करते हैं, फिर मंगोल करते हैं, फिर इस्लाम आता है। लेकिन ये सब हमारी संस्कृति के अंदर विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति खंभों के ऊपर खड़ी है। राज्य का नियंत्रण की ओर एक नियंत्रण रूपी खंभा है। हमारा कल्चर साथ साथ चलता है, पैरेलल। हमारा साहित्य साथ साथ चलता है, उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण नहीं। और राष्ट्रीय एकता इतनी अच्छी तरीके से चलती है कि साउथ का एक कवि कहता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निभि कुरु। साउथ का कवि हमारी उत्तर भारत की सारी नदियों के बारे में बोल रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरे सामने जो जल रखा है, जिसे मैं स्नान करने जा रहा हूं, इसमें सारी नदियों का जल आकर के समाहित हो जाए। ये राष्ट्रीय एकता, भौगोलिक एकता के माध्यम से दक्षिण भारत का कवि उत्तर भारत के लिए कह रहे हैं। ये सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता आप देखिए। तो जो हमारी सांस्कृतिक एकता थी वो राज्य नियंत्रण में ना होकर के समाज के नियंत्रण में, समाज के विभिन्न तबकों के नियंत्रण में थी। और इसीलिए हमारी जो सांस्कृतिक एकता रही वो हमेशा निर्बाध गति से आगे चलती रही। यूथ को यह समझने की जरूरत है कि हमारा गौरव हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के माध्यम से कितनी प्रभावशाली रूप से पिछले कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से, हजारों वर्षों से चलता चला रहा है। लेकिन आज हम, जैसा कि अभी एसएसपी साहब ने कहा कि हम सैंडविच बनते चले जा रहे हैं। हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको किस तरफ जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए। हम बीच में कहीं त्रिशंकु की तरीके से लटके हुए। एक दूसरा पॉइंट है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कौन बनेगा करोड़पति में मैंने एक जो यूथ का आइकन है उसको देखा, सोनाक्षी सिन्हा जी को। कई लोगों ने देखा होगा। सोनाक्षी सिन्हा जी के पिताजी का नाम है श्री शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न। इनके भाई का नाम लक्ष्मण है और ये जिस घर में रहती है उस घर का नाम है रामायण। और इनसे प्रश्न किया गया
कि संजीवनी बूटी हनुमान जी किसको बचाने के लिए लाए थे, तो इन्होंने उत्तर दिया रावण। ये यूथ आइकन हमारा, ये सैंडविच है, ये सैंडविचीकरण। तो जब तक यूथ अपने इस गौरवशाली परंपरा को पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो उसी तरीके से उत्तर देगा और ट्रोल होगा। न केवल ट्रोल होगा पर्सनली, बल्कि हमारी जो कल्चर का जो आइकन्स हैं उनके माध्यम से क्या हो रहा है इसको दिखाने की कोशिश करेगा और उपहास का पात्र बनेगा। हमारे मंदिर, आज यहां कई लोग बैठे हैं, आप देखिए कि इतने लोगों में से पिछली बार आप मंदिर कब गए थे दर्शन करने के लिए? वो बाहर से नहीं कि मंदिर के गेट से गर्भगृह दिखाई पड़ रहा है, खड़े होकर के चप्पल उतारी, दर्शन कर लिया और भाग लिया गया, ऐसे नहीं। जा करके वहां बैठ करके कितने लोगों ने भजन आरती की, दर्शन किया, प्रसाद लिया, पंडित जी से मिले और वापस आए। और वो भी तब जब उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं है। कुछ लोग होता है ना, 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे, जाएंगे हम आज मिल्क में मिला के चले आएंगे भगवान जी से, और उनको दे देंगे गिफ्ट या रिश्वत कि हमारा काम हो जाएगा तो 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ेगा। ऐसे नहीं। आप सोचिए, अपने अंतर्मन को टटोलिए, कितने दिन के पहले आप वहां मंदिर गए थे? हमारा धर्म क्या है और मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कल्चरल हेरिटेज क्या है? मंदिरों में कितना विज्ञान छुपा है, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आश्चर्य से आंखें फट जाएंगी। आज हमारे पास मोबाइल है, जीपीएस सिस्टम है, हम जहां भी चाहें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ले सकते हैं। गुजरात में मोढेरा नाम का एक सन टेम्पल है, वहां सूर्य का बहुत बड़ा मंदिर है। उसी के ठीक पैरेलल कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। इतनी सुंदर तरीके से इसकी वास्तुकला हुई है कि जब गर्भगृह के ऊपर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन आता है तो सीधे डीटी के मस्तक पर चमकता है। और उसके बताया जाता है कि वहां पर एक बहुत बड़ी मणि लगी थी, उस मणि के ऊपर पहली रे पड़ती है और रे से गर्भगृह अपने आप ऑटोमेटिक उजाला प्रकाश फैल जाता है। आज से लगभग 1200-1300 साल पहले की दोनों रचनाएं हैं। क्या जीपीएस सिस्टम था वहां पर? जरा सोचिए कि वो जीपीएस सिस्टम कैसे इनको मालूम पड़ा? विज्ञान है कि नहीं इसमें? सोमनाथ का मंदिर 1026 में महमूद गजनवी जैसे एक आक्रांता ने उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। उसके पहले उस मंदिर के बारे में कहा जाता है और सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ही रखा है कि उस मंदिर में शिवलिंग बीच में बीच में झूलता था। मैं सोमनाथ के मंदिर में गर्भगृह में गया हूं, तो नया बना है, पहले का रहा होगा। आप सोचिए कि यहां ऊपर से लेकर नीचे तक के बीच में शिवलिंग लटक रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को फेल कर रहा है। और बताते हैं कि एक चकमक का पत्थर ऊपर लगा था जिसके आकर्षण के चलते, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, उस शिवलिंग को बीच में उसने झुला रखा था। सबसे पहले गजनवी ने उस चकमक के पत्थर को तोड़ा। यह विज्ञान कहां से आया? न्यूटन ने तो अभी दिया ग्रेविटी का सिद्धांत। आप सोचिए वहां पर क्या हाल था। उड़ीसा में एक मंदिर है भुवनेश्वर मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कई लोग गए होंगे। जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है एकदम शीशोर पर है, समुद्र के किनारे। और समुद्र के किनारे कोई यहां अगर गया होगा तो समुद्र के किनारे बड़ी तेज विंड्स चलती हैं। अगर आप खड़े हैं, अगर इधर समुद्र है तो इधर से अपोजिट डायरेक्शन में उस तरफ चलेंगी, और इसके पीछे भी एक साइंस है। लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है वो ध्वज हमेशा उल्टा फहराता है। कैसे फहरता आप जाइएगा, देखिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, ये सब चीजें रिकॉर्डेड है। कैसे फहरता है आज तक किसी भी साइंटिस्ट को इसका आंसर नहीं मिल पाया। उसी मंदिर की एक क्वालिटी और है, उसका जो आमलक है शिखर, उसकी छाया कभी भी, चाहे सन इधर हो, चाहे सन इधर हो, चाहे सन ऊपर हो, कभी भी उसके आमलक या शिखर की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती। विज्ञान देखिए आप, मंदिरों में विज्ञान देखिए। अमरनाथ मंदिर एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय के लिए अपने आप एक शिवलिंग खड़ा हो जाता है बर्फ का। किसने जाके देखा? आज माउंटेनियर्स ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं 12,000 फुट की ऊंचाई पर। उस समय जाकर के किसने खोजा उसको? कैलाश टेम्पल। कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत का जो मूल है वो वहीं से, बगल से निकलता है। सारी नदियां, सिंधु, सरस्वती, गंगा, वो इस तरफ से, ब्रह्मपुत्र, सांगपो और डिफरेंट नदियां इस तरफ से निकलती है, यानी बीच सेंटर में कैलाश की स्थापना है। जाकर के किसने खोजा उसको बिना ऑक्सीजन के? साइंस देखिए। पार्वती मंदिर देवघर झारखंड में, उसमें एक दरवाजा इस तरीके से लगाया गया है कि आज तक के सारे इंजीनियर्स फेल हो गए हैं, दूसरा दरवाजा लगा ही नहीं सके उस मंदिर में। बृहदेश्वर मंदिर 14 मंजिलों का ऐसा महान
क्रिएशन आज से 1000 साल पहले, जो कंप्लीटली पैक है, लेकिन सूर्य की किरणें अपने आप छन छन के वहां पहुंचती हैं। मीनाक्षी मंदिर मदुरै जाके देखिए इन सब टेम्पल्स को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे मंदिरों के अंदर कितना ज्यादा साइंस इन्वॉल्व है। ये हमारा राष्ट्रीय गौरव है, ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। इन सभी मंदिरों के पीछे एक साइंस है, एक इकोनॉमी है, और आज का यूथ और पेरेंट्स भी नहीं बताते। खास बात तो ये कि पेरेंट्स भी नहीं बताते कि आप जाओ मंदिर में जाके देखो तो सही, शांति तो मिलती ही मिलती है, उसके पीछे साइंस कितना है, उसके पीछे इकोनॉमिक्स कितना है। एक मंदिर के सामने बैठता है फूल वाला, अगरबत्ती वाला, प्रसाद वाला, खाली अगरबत्ती इंडस्ट्री केवल पूजा के ऊपर चल रही है। इंडिया की अगरबत्ती की इंडस्ट्री पूरी केवल पूजा के ऊपर चल रही है। मंदिर खत्म कर दीजिए आप, मस्जिद खत्म कर दीजिए आप, अगरबत्ती इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। कौन अगरबत्ती लेके बैठेगा? कितनी बड़ी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इकोनॉमी केवल अगरबत्ती की चल रही है, प्रसाद की चल रही है, नारियल की चल रही है, चुनरी की चल रही है साइंस के पीछे, है इकोनॉमिक्स की नहीं इसके पीछे, लेकिन यूथ को मालूम नहीं। तो यूथ को इसके साथ जुड़ना होगा। ज्योतिष, गणना, धर्म, यांत्रिकी, इन सभी चीजों के पीछे भी साइंस है। ये भी हमारे कल्चर का पार्ट है, ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, और हमारी हिस्ट्री में इन कल्चर को फैक्चुअल रूप में हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? कुंभ का मेला होता है, कई लोग गए होंगे कुंभ का दर्शन करने के लिए। हर 12 साल बाद महाकुंभ होता है प्रयागराज में, 4 जगहों पे होता है। उन 4 जगहों के पीछे भी एक कारण है, बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, समय कम है। एक प्रयागराज का है, एक हरिद्वार का है, नासिक का है, उज्जैन का है। तो यहां पर इसके पीछे कारण है। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह जिसको कहते हैं, सवेरे सवेरे जागते हुए हम लोग वो करते हैं ना, ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो गुणस्य। तो ये 9 ग्रहों का श्लोक है, ये भी 2000 साल पहले का श्लोक है, और इस श्लोक में 9 ग्रह बता दिए गए थे। उन्हीं में से एक हमारा बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह 12 साल की परिक्रमा रोटेशन करने के पश्चात जब वो फिक्स होकर के एक राशि में आता है, तब हम कुंभ मनाते हैं। और एक कुंभ कब से चल रहा है किसी को मालूम होता है? कुंभ का पहला उल्लेख रिटन टेक्स्ट में ह्वेन करता है, जब वो हर्षवर्धन के काल में आता है 600 शताब्दी में, यानी आज से लगभग 1400 साल पहले वो पहली बार रिटर्न करता है। उसके पहले वो लिखता है कि कुंभ का मेला कई सदियों से चल रहा है। और कई सदियों मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि 1000 साल पहले से मान लीजिए, तो आज से लगभग 2500 साल पहले हो गया। 2500 साल पहले जुपिटर 12 साल बाद बृहस्पति रोटेट करके इसी पोजीशन पे आएगा। ये क्या नासा ने बताया था? ये इंडियन साइंटिस्ट ने बताया था। और आज हम इन्हीं खगोल पंथियों को और इन्हीं पंचांग बनाने वालों को कहते हैं तो पोंगा पंडित हैं, उनसे क्या मतलब? शादी ब्याह के समय जाओ, लगन वगन विचार हो, बात खत्म। लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री, इसके पीछे कल्चर, इसके पीछे साइंस देखिए आप। ये ज्योतिषी गणना कहां से आई? चार्ल्स डार्विन, सबने नाम सुना होगा, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की थ्योरी दी उन्होंने। 1809 में पैदा हुए, 1892 में मर गए, यानी 19वीं शताब्दी की बात है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ उन्होंने बताया। अपने जो बच्चे यहां पर साइंस के होंगे वो इस चीज को या पढ़ते होंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुने कि उन्होंने कहा सबसे पहले जीवन स्टार्ट हुआ है जल में, पानी में, और छोटे छोटे कोइंसरवेट्स, प्रोटीन के छोटे छोटे कण आए, वो जुड़ते जुड़ते टैडपोल्स बने, मछली बनी, मछली से फिर ऐसे एम्फीबियंस आए, मेढक, फिर एम्फीबियन से रेप्टाइल्स आए, सांप, और उनसे मगरमच्छ बने, मगरमच्छ से फिर बड़े बड़े उनका शेर और ऐसे ऐसे उनका जानवरों का वो हुआ। शेर से फिर धीरे धीरे कपी आए, एप मैंस, एप से फिर होमो सैपियंस आया और आदमी बन गया। हमारे यहाँ 10 अवतारों की कल्पना है, और ये 10 अवतार कहीं कहीं विष्णु के 24 अवतार मिलते हैं, कहीं 108 अवतार मिलते हैं, बट स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है उसको 10 अवतार कहते हैं। और 10 अवतार में सबसे पहला अवतार कौन है? किसी भी यूथ से पूछ लीजिए नहीं बता पाएगा, किसी टीचर से पूछ लीजिए बहुत मुश्किल बता पाएगा। पहला अवतार मत्स्य अवतार। मत्स्य कहां रहती है? मत्स्य मतलब मछली, फिश कहां रहती है? पानी में रहती है। डार्विन ने क्या कहा था? पानी से लाइफ स्टार्ट हुआ। हमारे यहां पहला अवतार कहां है? मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। कूर्म मतलब कछुआ। कछुआ क्या है? रेप्टाइल है। मत्स्य से, फिश से रेप्टाइल्स में आ गए हम। तीसरा अवतार, कूर्म अवतार के बाद नृसिंह अवतार आता है। आधा मनुष्य आधा शेर, यानी अब जीवन उतर करके पृथ्वी पर आ गया। इसके बाद वामन अवतार, बौना यानी छोटा बच्चा, यानी छोटा मनुष्य की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो गई। वामन अवतार के बाद
परशुराम के हाथ में देखिए फरसा है, गड़ासा। माना गया कि अब वो आदिम मानव आ गया। आदिम मानव जंगलों को साफ करके कृषि करने लगा। परशुराम के बाद राम आते हैं, एक डायनेस्टी स्टार्ट हुई, सोशल लाइफ स्टार्ट हुई। राम के बाद कृष्ण आते हैं, कंप्लीट मैन। उसके बाद बुद्ध आते हैं, विजडम, होमोसेपियंस। ये डार्विन की थ्योरी हमारे अवतार में दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है? और अवतारवाद की थ्योरी कहां से आई? डार्विन कितने साल पहले हुए? 1809 में पैदा हुए, 1892 में मर गए, 90 साल 80 साल की जिंदगी रही। और अवतारवाद कब का था? किसी को कोई हिस्ट्री नहीं मालूम, किसी को कहीं नहीं मालूम कि अवतार कब से स्टार्ट हुआ। जरा सोच लीजिए कि हमारी साइंस, हमारी ज्योतिष, हमारी गणना, हमारी धर्म कहां से स्टार्ट हो रही है। हम नवदुर्गा मनाते हैं, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेती से लेकर के नवमम सिद्धिदात्री। और ये नारी का विकास बताता है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम चंद्र घंटेती, तृतीयम ब्रह्मचारिणी। कैसे एक कन्या पैदा हो रही है, आगे चल रही है, ब्रह्मचारिणी बन रही है, और कुष्मांडेती में वो गर्भवती होती है, स्कंद माता बनती है, आगे कहां जाती है, और सिद्धिदात्री का मतलब मोक्ष प्राप्त करती है। यानी एक महिला का कैसे विकास होता है, ये नवमम सिद्धार्थी तक आते आते तक सारे नवरात्र में सब चीजें आ जाती हैं। ये धर्म की कैसी विलक्षणता है। आप इन सब चीजों को सोचिए, समझिए, और यूथ को डायरेक्ट कीजिए टीचर्स के रूप में, पेरेंट्स के रूप में। और जो यूथ यहां सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे यहां शिक्षा 16 संस्कार हमारे यहां बताए गए हैं, और उन 16 संस्कारों में 3 संस्कार तो फुल्ली डेडिकेटेड है शिक्षा के ऊपर। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, ऐसे करते करते मरने तक के संस्कार दिए हैं। और इनमें वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन और समावर्तन 3 तो डायरेक्ट शिक्षा से संबंधित है, और समावर्तन भी जो है वो भी शिक्षा से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। यानी हमारे संस्कारों में शिक्षा को इतना महत्व दिया गया कि 4 संस्कार केवल शिक्षा के ऊपर रख दिए गए। और वही सैंडविच वाली बात, हम वेस्टर्न, मॉडर्न नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ इस तरीके से भाग रहे हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता कि हमारी शिक्षा का मूल क्या है, हमारी शिक्षा की पद्धति क्या है। मैकाले ने जब 1833 में यहाँ विजिट किया, 1831 में, तो उसने, मैंने कहीं पढ़ा है, और राजीव दीक्षित जी को भी मैंने मेरे घर आए थे, बड़े अच्छे वक्ता थे, अब तो नहीं रहे, मेरे घर एक बार बहुत पहले आए थे, तो बताने लगे इन सब बातों के बारे में कि 1831 और 33 के बीच में मैकाले ने जो यहाँ विजिट किया, उसने कहा कि मैंने पूरी इंडिया में कहीं भी किसी भिखारी को और किसी निरक्षर व्यक्ति को नहीं पाया। उस वक्त की 1881 की पहली सेंसस जब हुई, तो उसमें सेंसस में, जनगणना में हमारे यहाँ का जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन था वो 81% था। आज हमारा घट के कहाँ आ गया। और उसने जब ये देखा तो एक विलियम एडम्स नाम के एक व्यक्ति को, विलियम एडम्स एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उनको भेजा कि आप जाओ वहाँ एजुकेशन के बारे में एक कलेक्शन करो, एक रिसर्च करो। गांव गांव घूमा वो व्यक्ति, और 1100 पेज की उसने एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की। उस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उस वक्त ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली जो टेक्स्ट था, पार्लियामेंट में वो बोल रहा है कि वो है बाइबल। और इंडिया के बारे में जब उससे पूछा गया, तो इंडिया के बारे में उसने बताया कि यहाँ पर 18 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंट 18 सब्जेक्ट्स जो मेजॉरिटी में पढ़ाए जाते हैं। और उन 18 सब्जेक्ट्स में जो 3-4 सब्जेक्ट्स का मैं अगर नाम बताऊं तो आप आश्चर्य से आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। फर्स्ट सब्जेक्ट वॉज एस्ट्रोफिजिक्स, सेकंड वॉज मेटलर्जी, थर्ड वॉज मेडिकल साइंस, फोर्थ वॉज केमिस्ट्री। ये 4 उतरते क्रम में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उसको मिले यहाँ पर। बिहार, बंगाल और उस वक्त के उत्तर प्रदेश के बीच में उसने सर्वे किया था इस चीज का। यानी ये बहुत ज्यादा नहीं, 200 साल पहले की घटना है। उसने गुरुकुल शब्द का उल्लेख किया कि 7,26,000 गुरुकुल हैं इंडिया में, और जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जहां है वहां 20,000 स्टूडेंट्स हैं। नालंदा का जो विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय को इख्तियारुद्दीन बिन खलजी ने यह समझ के जला दिया था कि यह किला है, और 4 महीने तक वहां का लिटरेचर इतना अकूत लिटरेचर था कि 4 महीने तक वहां केवल धुआं ही धुआं होता रहा, जलता रहा। सोचिए अगर वो टेक्स्ट बच गया होता तो आज हमारी क्या पोजीशन होती। हम उसके जानकारी के अभाव में भी हम इतने उन्नत हैं, तो अगर वो होता तो हम कहां होते। इसलिए अपनी गौरवशाली परंपरा के ऊपर बार बार मैं आपको इस चीज पे इंप्रेस करूंगा, स्ट्रेस करूंगा कि उसके ऊपर आप जोड़ दें
और ये ना सोचे कि हम हीन भावना से ग्रस्त हैं। हम हमेशा से गौरवशाली रहे हैं, जगत गुरु कह रहे हैं, और आज भी कैपेसिटी हमारे यूथ में, हमारे टीचर्स में, हमारे पेरेंट्स में है कि हम इसको फिर से वही चीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लास्ट चीज है हमारी भाषा, भूषा और भोजन। ये भी कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन इसमें भी हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वेस्टर्नाइजेशन घुसे हुए हैं। कपड़े के बारे में अगर मैं कहूं तो मेरे यहाँ एक सज्जन काम करते हैं, मेरे गांव से ही हैं। 15-20 दिन पहले की बात थी, एक जीन्स पहन के आए थे। उस जीन्स में ऊपर थाई से, जांग से लेकर के नीचे तक कम से कम 72 छेद थे, मैं गिन ही नहीं पाया। तो मैंने कहा भाई ये क्या, इतने गरीब तो हो नहीं, तनख्वाह भी 12-13 हजार पाते हो, जीन्स अच्छी खरीद लो। कहा नहीं भैया तो फैशन है आजकल। हमने इतने जाड़े में 72 छेद, हवा इतनी ज्यादा आसपास निकलेगी कि जो है आना भी सुगम जाना भी सुगम, हर तरीके से आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो, अच्छा है, गो अहेड। लेकिन जब सोचिए ये कौन सा कपड़ा है भाई, ऐसे कपड़े पहन करके आप कहाँ जाना चाहते हैं? और बड़े महंगे मिलते हैं सब कपड़े। मैंने पूछा, मालूम पड़ा बड़े महंगे मिलते हैं, लड़के आजकल यही कपड़े पहन के घूम रहे हैं। हमारी तो कल्चर में 2 महीने की ठंड छोड़ दीजिए तो बाकी बिना सिले हुए वस्त्रों को पहनने की एक परंपरा थी, या कम से कम डिसेंट वस्त्र तो पहनिए। टाई लगाने की एक बहुत परंपरा चल रही है। टाई में एक बिब होता है, छोटे बच्चे आप देखते होंगे, जो बच्चे जो हाथ भी नहीं हिला पाते हैं, उनके माँ यहाँ पर बांध देती है बिब। तो ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पे एक बिब नाम की एक वो कल्चर थी, इसमें नाक वाक पोंछ देते थे। आगे चलकर के इसी ने टाई का स्वरूप ले लिया। धीरे धीरे हर आदमी टाई पहनने, अपने जितना स्मार्ट आदमी उतनी बढ़िया टाई। टाई पहनने वाले व्यक्ति जो है थोड़ा सा ऑफेंडेड न फील करें। एक बात है, मैं भी पहन लेता हूँ कभी कभी। लेकिन एक बात है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं एक बात प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं भी पहनता हूँ कभी कभी टाई। लेकिन यह है कि टाई भाई ठीक है, अच्छी बात है। भाषा के बारे में अभी जैसा कि एसएसपी साहब ने कहा कि संस्कृत के ऊपर एक बड़ा अच्छा सेमिनार हुआ था, तो संस्कृत भाषा के ऊपर तो बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, 1 घंटे 2 घंटे में बोल सकता हूं, लेकिन उसको बोलने की अभी वो जगह नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश के ऊपर भाग रहे हैं ना, जरा देखिए, PUT पुट और BUT बट। तो जब PUT पुट है तो BUT भी बुट होना चाहिए। केमिस्ट्री में CH के है, और कई जगहों पे CH, मैं बता दूं, चॉकलेट में चा है, केमिस्ट्री में का है, चॉकलेट में चा है। अब यहाँ मेरे कई मित्र हैं चोपड़ा, तो लिखते हैं CH। मैं कहूँ क्या कोपड़ा कहा जाए उनको? या तो उनको कोपड़ा कहें, और या फिर केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री कहें। भाई तभी मानेंगे कि इंग्लिश बड़ी अच्छी भाषा है कि नहीं भाई? या तो केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री कहो, या चोपड़ा को कोपड़ा कहो, तभी मानेंगे। लेकिन पागल हो गए, अरे अंग्रेजी तो बोलनी ही बोलनी है, अंग्रेजी बोले बिना काम चलना ही नहीं। और अपने बच्चों को सिखाते हैं, देखो ऐसा है ना, अंग्रेजी जरूर बोलना, कहीं जाना जब मेहमान आएंगे तो कहना गुड इवनिंग। अरे नमस्ते करो, प्रणाम करो। नमस्ते मतलब नमन कर रहा हूं मैं आपको, आप जो आए हैं हमारे चरणों में प्रणाम कीजिए। साइंटिफिक रीजन उसका भी है, अंगूठा दबाएंगे तो मस्तिष्क तक नस सीधे जाएगी। संक्रांत सानू ने एक बहुत सुंदर बुक लिखी इंग्लिश मीडियम के ऊपर, और वो एक साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने एक फैक्ट दिया कि 10 सबसे ज्यादा जो विकसित देश हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते, जिनका GDP हाईएस्ट है। और ये रिसर्च है, संक्रांत सानू की बुक आप देख लीजिएगा। और वो खुद मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते हैं, बड़े अच्छे इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं। और 10 सबसे ज्यादा खराब GDP जो है उसमें 7 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। तो ध्यान दीजिए कि इंग्लिश के पीछे पागल मत होइए। किसी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी चीज का प्रभाव भी इतना नहीं होना चाहिए कि आप पागल हो। और इसी तरीके से भोजन के बारे में लास्ट कहकर के हटूंगा कि भोजन के बारे में आजकल के बच्चे, यूथ जिस तरीके से बर्गर की तरफ भाग रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। हमारे यहाँ की महिलाएं यहाँ तमाम बैठी हैं, अचार खाली बना दिया जाए, पता नहीं कौन सा इसमें केमिकल डालती हैं, और मैं जानता हूं कि कोई केमिकल नहीं डालती है, लेकिन जितना पुराना अचार उतना अच्छा टेस्ट। 5 साल पुराना अचार अदरक का मिल जाए, खा लीजिए, तो आपको इससे अच्छा कोई टेस्ट मिलेगा नहीं। और जरा बर्गर को 5 साल रख लीजिए और उसका खाइए आराम से, 5 दिन रख लीजिए, तो जरा देखिए कि ये खाने का भी हमारे गेहूं का केवल एक वैरायटी से हम कम से कम 10 प्रकार की रोटियां बना सकते हैं। और उनके यहाँ जो व्हीट होता है उससे केवल एक चीज बनती है, पाव रोटी। गेहूं को नीड करने के बाद, गेहूं को पानी से करके रोटी बनाने पहले करते नहीं, बेलते हैं, वो बताया जाता है साइंटिफिकली 58 मिनट्स के बाद उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं।
58 मिनट यानी 1 घंटे के बाद उसमें बैक्टीरिया आने लगते हैं। इसलिए तुरंत रोटी बना करके घर की महिलाएं तुरंत आपको गरम गरम रोटी खिलाती हैं, और पाव रोटी आप 10 दिन बाद खा रहे हैं। सोचिए कितने बढ़िया बैक्टीरिया को अपने अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कल्चर का रूप है, और हमारी कल्चर के ऊपर कोई कल्चर नहीं है। मैं कंपेयर कर रहा हूं, हमारी कल्चर के ऊपर कोई कल्चर नहीं। और आपको ये बताना चाहूंगा कि इस गौरवशाली महान सांस्कृतिक विरासत को ढोने की जवाबदारी जो हजारों सालों से हमारा मनीषी करता आया है, हमारा विद्वज्जन करता आया है, वो करने की जवाबदारी आज आप सभी लोगों के ऊपर है। मैं यहां के सारे स्कूल्स को फिर से आह्वान करूंगा कि इस तरीके के जो सेमिनार्स हैं उन सेमिनार्स को समय समय पर करते रहे, और उस करने से सहारनपुर एक ऐसे उज्जवल कीर्ति की स्थापना करेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में इसका नाम है। धन्यवाद।